नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। 30 दिसंबर के बाद क्या होगा, नोटबंदी की हम बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के अनुसार कैश को लेकर स्थिति सामान्य हो जाएगी? आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी और खबर मिली है कि 30 दिसंबर के बाद भी 24,000 रुपए निकालने की लिमिट में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बैंक इसके पक्ष में नहीं है। और इसकी वजह है आरबीआई की नोट छापने की रफ्तार, जो कैश की मौजूदा मांग भी पूरी नहीं कर पा रही है। तो मतलब ये हुआ कि 30 दिसंबर के बाद भी सिर्फ आप 24,000 रुपये हफ्ते में ही निकाल पाएंगे। 24,000 रुपये से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि कैश की कमी अभी बनी रहेगी। मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था। नोटबंदी के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने बार बार देश से वायदा किया था कि मुश्किलें बस 50 दिन की है। 30 दिसंबर के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर के बाद भी हालात सुधरने के आसार नहीं। अभी अपने खाते से एक हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा तय है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बैंक 30 दिसंबर के बाद ये लिमिट बढ़ाने या खत्म करने को राजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई की नोट छापने की रफ्तार मौजूदा मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में ज्यादा संभावना है कि 30 दिसंबर के बाद भी ये लिमिट जारी रहे। वित्त मंत्री ने भी सीधे सीधे नहीं बल्कि गोलमोल अल्फाज में यही संकेत दिए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज के सभी वर्ग और वो वर्ग भी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस में व्यवसाय करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करें, तो इसका अभिप्राय ये है कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगाने की सरकार की नीयत बनी है। प्रधानमंत्री जी ने ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई जिक्र किया, ना ऐसा कोई सरकार का उद्देश्य है इस प्रकार का कोई निर्णय करने का, ना इसके ऊपर कोई चर्चा हुई है। चंद रोज पहले यही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी की थी। आज तक से खास बातचीत में अरुंधति भट्टाचार्य ने साफ कहा था कि 30 दिसंबर के बाद भी कैश को लेकर हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। After all, 84-85% of your actual legal tender has suddenly been taken out of the system. Then this scarcity syndrome also occurs. Now, with the scarcity syndrome, what happens is that even those who have got the notes, they are either not spending it because they find it difficult to exchange a 2,000 rupee note, or in the case of a 100 rupee note, and believe me, we have given out a lot of 100 rupees, there is a tendency to hoard it just in case you are caught short when you need small change. So either way, a mentality of scarcity is operating, because of which we are not seeing the same amount of liquidity in the markets. We expect that with the 500 as it comes in, this will be broken and people will be more comfortable in spending. When that happens, you will automatically find that the money is rotating in the economy and this scarcity stuff will definitely come down. You ask me whether you believe that will happen within December 30th. Very difficult to say at this point of time. But I believe anything like this will take some period of time to disappear totally. It's not something that can happen overnight, because there is again no magic potion that will enable us to replace all of it overnight. But I do believe that as the liquidity comes back into the system with the 500 notes, situation will surely improve. दूसरी तरफ 50 दिन की समय सीमा के खत्म होते होते भी हालात जस के तस हैं। त्योहारों के सीजन में लोग कैश के लिए परेशान हैं। एटीएम के बाहर कतारें खत्म नहीं हो रही और बैंकों में कैश नहीं है। चलते तो कोई नहीं चल रहा है, इस समय तो कोई नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है मीन बाजार में। यहाँ पे बहुत सारे होटल भी है ना, बहुत सारी दिक्कत पड़ता है। हम लोग कभी रात के कस्टमर को लेकर आते हैं तो पैसे नहीं होता है। दिन में भी बंद हो गया था शाम को 4 बजे। ज़्यादातर में पैसा नहीं चल रहा। जैसे मिंटो रोड है हमारा, उसमें पैसा आ ही नहीं रहा है। अच्छा।
जब से ये 8 तारीख के बाद से कभी पैसे ही नहीं डला। किसी में कैश नहीं है। मैं आगे से भी घूम आया, शिवाजी स्टेडियम, गोल मार्केट, सिर्फ एक यही एटीएम चल रहा है अभी। 4 एटीएम है इस लाइन में, लेकिन एक ही चल रहा है। एक ही एटीएम चल रहा है सब में, सारे बंद पड़े हुए हैं, कैश नहीं, क्या है पता नहीं, बैंक वाले क्यों परेशान कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में हालात सामान्य होने में वक्त लगना तय है। अब सरकार और बैंक अधिकारी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, यानी आम आदमी की मुसीबत जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी पर नई किस्म की अफवाह उड़ी तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफवाहबाजों की एक न चलने देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश की जनता को सराहा, जनता की तारीफ की। तो खबरदार में आज अब हम आपको उन अफवाहों के फ्लैशबैक दिखाएंगे जिनसे 47 दिनों के दौरान देश का सामना हुआ, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये अफवाह कितनी खतरनाक थी। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। ये पीएम मोदी के मन की वो बात है जो अफवाहग्रस्त इंडिया को अपील करने की शक्ल में आज सामने आई। मोदी ने अफवाहबाजों से आगाह किया और इनके चंगुल में न आने पर जनता को शुक्रिया कहा। किसी ने अफवाह चला दी 2000 के नोट भी जाने वाली है, 500 और 100 के भी जाने वाली है, ये भी फिर से जाने वाला है। लेकिन मैंने देखा भांति भांति अफवाहों के बावजूद भी देशवासियों के मन को कोई डुला नहीं सका है। इतना ही नहीं, कई लोग मैदान में आए, अपने क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी बुद्धि शक्ति के द्वारा अफवाह फैलाने वालों को भी बेनकाब किया, अफवाहों को भी बेनकाब कर दिया और सत्य लाकर के खड़ा कर दिया। देश के पीएम को यह सब यूं ही नहीं कहना पड़ा। नोटबंदी के साथ ही अफवाहों के भी सिर पैर निकलने लगे थे। नया 2000 नोट बाजार में आया, तभी से अफवाहों ने पंख फैलाना शुरू कर दिया था। अफवाह नंबर 1, 2000 के नोट में रेडियो एक्टिव इंक है। अफवाह नंबर 2, 2000 के नोट में चिप लगे हैं। अफवाह नंबर 3, 2000 का नोट रंग छोड़ता है। अफवाह नंबर 4, 2000 का नोट बंद हो जाएगा। अफवाह नंबर 5, 2000 के नोट के 2 डिजाइन हैं। अफवाह नंबर 6, 2000 के नकली नोट मिल रहे हैं। आज तक इन अफवाहों का सच आपको बताता रहा है और आज एक बार फिर हम इन अफवाहों से सिलसिलेवार तरीके से आपको खबरदार करेंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी भी है और देश के लिए जरूरी भी। सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव इंक वाले अफवाह का वो सच दिखाते हैं जिसे देखना आपके लिए जरूरी है। क्या कोई चेंज आता है हमारी बैकग्राउंड लेवल में या सेम बैकग्राउंड लेवल रहता है? तो अगर हम इसको स्कैन करते हुए चलते हैं तो देख रहे हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कोई चेंज नहीं है, यानी कि इसके अंदर किसी तरह की कोई भी रेडियो एक्टिव इंक इस्तेमाल नहीं हुई है। तो सर जैसे इसको जब हम इसके ऊपर से ले जा रहे हैं तो ये 0.14, 0.15 के आसपास ही रह रहा है, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी अपनी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाले जो वेरी करती रहती है। मतलब इस नोट के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि रेडिएशन नहीं है। हाँ, इस नोट के अंदर किसी भी तरह की रेडियो एक्टिव इंक इस्तेमाल नहीं हुई है। और वैसे भी अगर हम इंटरनेशनली जो लॉ है रेडिएशन को लेके, IAEA है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, वो किसी भी तरह की परमिशन नहीं देंगे। आपने एक अफवाह को आज फिर औंधे मुंह गिरते देखा। ऐसे ही एक के बाद एक अफवाहें सच के सामने दम तोड़ती गई। जैसे कि 2000 के नोट की बाजार में एंट्री के साथ ही इस अफवाह को हवा दी गई कि नया नोट रंग छोड़ता है, जबकि हकीकत इसकी उलट थी। एक कलर की बात मैं क्लियर कर रहा हूँ। पुराने जो नोट्स थे
जो 500 या 1000 और या उसमें भी निकल नहीं 500 जो 1000 या आज भी जो 100 रुपया हमारे पास है उसमें होता है, क्योंकि उसमें जो इंक यूज करते हैं उसमें एक इंटेग्लियो इंक यूज करते हैं। आप एक नया 100 रुपया नोट लेके देख लीजिए और उसमें भी एक छोटा सा कॉटन पीस लेके अगर जोर से उसको ऊपर रब करेंगे उसमें से भी थोड़ा सा इंक, तो थोड़ा इंक उसमें से निकलेगा। उसका कारण ये है कि वो इंटेग्लियो पेंट जो है उसका वो नेचर वही है, अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो फेक करेंसी का एक साइन। नए नोटों को लेकर सबसे तेज रफ्तार में दौड़ी रेडियो एक्टिव चिप लगने की अफवाह। तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियां चलती दौड़ती नहीं, लेकिन खुद वित्त मंत्री ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। Like 2,000 rupees will come with a GPS tracking system. There will be a chip. देखिए, ये चिप वाली बात कहां से आई मुझे नहीं मालूम। आज तक फिर बता रहा है कि नए नोटों को लेकर आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं। सरकार शीशे की तरह कुछ बातें साफ कर चुकी है। 2000 के नए नोटों का चलन जारी रहेगा। 2000 के नए नोटों को बदलने का कोई प्लान नहीं है। 2000 के नए नोट 3 साल में बदलने की बात भी झूठी है। 2000 के नए नोटों का कोई दूसरा डिजाइन बाजार में नहीं है। इसीलिए ऐसे तमाम सवालों को आप अपने जहन से निकाल फेंकें। हाँ, आपके लिए नकली और असली नोट का फर्क जानना जरूरी है, क्योंकि नकली नोट बनाने वालों पर पूरी तरह नकेल कसना मुमकिन नहीं। 2000 के नए नोट आते ही इसके कलर प्रिंट बाजार में नजर आने लगे थे और जानकारी न होने पर लोगों को चूना भी लगा। यानी आपके लिए 2000 के असली नोट को पहचानना बेहद जरूरी है। 2000 के नोट में किनारे की तरह 7 एंगुलर लाइन है। नोट को लाइट के सामने रखने पर 2000 लिखा दिखेगा। आंख के सामने 45 डिग्री पर रखने पर 2000 रुपए लिखा दिखेगा। देवनागरी में 2000 लिखा दिखेगा। छोटे छोटे अक्षरों में आरबीआई और 2000 लिखा दिखेगा। सिक्योरिटी थ्रेड है, इस पर भारत आरबीआई और 2000 लिखा है। नोट को हल्का मोड़ने पर थ्रेड का कलर हरे से नीला हो जाता है। महात्मा गांधी की तस्वीर और इलेक्ट्रोटाइप वाटरमार्क है। यहाँ लिखे नंबर 2000 का रंग बदला है। ये रंग हरे से नीला हो जाता है। नोट के बाईं ओर के टॉप और दाईं ओर के नीचे की तरफ बड़े से छोटे क्रम में नंबर पड़े हैं। उम्मीद है कि अब आप आसानी से 2000 के असली और नकली नोट की पहचान कर पाएंगे और नकलबाजों से आसानी से बच पाएंगे। दिल्ली में सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर 2 लोक लुभावन स्कीम्स की शुरुआत की। ये दोनों स्कीम्स कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया और यह खुलासा भी किया कि ये योजनाएं कोरिया से आयातित हैं। 1500 lucky winners for UPI Unified Payments Interface। डिजिटल ट्रांजैक्शन करो और घर बैठे करोड़पति बनो। Suggest to you is RuPay card is India's own card, domestic card. This is the pride of the nation. ये मोदी सरकार की वो लकी ड्रॉ योजना है जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में धुआंधार बढ़ोतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दिल्ली में मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने इस करोड़पति स्कीम की शुरुआत की तो खुद पीएम ने भी मन की बात में इसका जिक्र किया। केंद्र सरकार ने आज 2 योजनाओं की शुरुआत की। कस्टमर्स के लिए लकी ग्राहक योजना और कारोबारियों के लिए डिजिधन व्यापारी योजना। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इन योजनाओं से आपको कितना फायदा होने वाला है। लकी ग्राहक योजना के तहत रोजाना कई अवार्ड दिए जाएंगे। योजना 25 दिसंबर से अगले 100 दिन तक चलेगी। 15,000 कस्टमर को रोजाना 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा। विजेताओं का चयन रोजाना व वीकली बेसिस पर किया जाएगा। 7,000 लोगों को 1,00,000, 10,000 और 5,000 रुपए के वीकली इनाम मिलेंगे। कोरिया के तर्ज पे डिजिटल इंडिया का मकसद लाया गया है मोदी सरकार द्वारा। 4 आसान तरीकों से आप भी जीत सकते हैं लॉटरी। पहला है USSD, यानी अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक सादा फोन है, तो उससे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और SMS द्वारा पेमेंट हो सकती है। उसके बाद है UPI, जिस तरह से आपका ईमेल ID या फिर Gmail चलता है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद है आधार कार्ड से पेमेंट लिंक करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और चौथा तरीका है रुपे कार्ड, और रुपे कार्ड
आपको बैंक से भी मिल सकता है और इसके बाद ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं और आप भी लॉटरी के हकदार हो सकते हैं। अब जरा डिजिधन व्यापारी योजना की पूरी डिटेल भी आपको बताते हैं। इस स्कीम के तहत 7,000 कारोबारियों को वीकली इनाम मिलेगा। हर हफ्ते 50,000, 5,000 और 2,500 का प्राइज जीत सकते हैं। स्कीम 25 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 14 अप्रैल तक चलेगी। 14 अप्रैल को मेगा अवार्ड का ऐलान किया जाएगा। मेगा अवार्ड कस्टमर और कारोबारी दोनों के लिए होगा। इसका ऐलान 14 अप्रैल 2017 को किया जाएगा। कस्टमर के लिए पहला अवार्ड 1 करोड़ रुपए का है, दूसरा 50 लाख और तीसरा 25 लाख रुपए का। वहीं कारोबारियों के लिए 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के 3 प्राइज हैं। विज्ञान भवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर हम इस वक्त जनपद के बाजार में हैं और पीछे देख सकते हैं एक हद तक ऐसा लगता है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। तकरीबन ये सभी व्यापारी हैं, ये गुजरात से आए हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। लेकिन आइए इन्हीं से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है धंधा, धंधे में कोई दम है या फिर धंधा मंदा चल रहा है। आप ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन के बाद से क्या फर्क पड़ गया है, कितना फर्क? मैम ऐसा है ना, डिजिटल जैसे ये तो बहुत अच्छा है कि हम भी पहले ये सब चीजों से बहुत मतलब कि भागते रहते थे, पर अभी क्या है, खाता खोलिए आप? हाँ, अभी तो खाता मैम हमारा है, अभी स्वैप मशीन हमने बैंक को कह दिया है और ये बहुत अच्छी चीज है कि मैम जो भी पैसा है डायरेक्ट बैंक में जाए, कोई चीज का हमें टेंशन ना हो। हमें भी निकलवाना है तो हम भी बैंक के अंदर जाकर आराम से ले लें। और स्वैप मशीन से और जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन से तो मतलब कि बहुत ज्यादा सुविधा होगी। अब थोड़ा लग रहा है कि आसान हो जाएगा। हम कोशिश सब करते हैं कि मशीन लेके आए, हम भी पेटीएम वगैरह सब पैसे ले। डिजिटल ट्रांजैक्शन को टेक ऑफ करने वाली ये दोनों स्कीम का आइडिया मोदी सरकार को कोरिया से आया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुद मेड इन कोरिया वाले इस आइडिया का खुलासा किया। तो एक बहुत बड़ा कदम जिसकी एक पहल आज हुई है और ऐसा अनुभव लॉटरी का, लकी ड्रॉ का, कि लकी ड्रॉ कीजिए, उससे प्रोत्साहित करेंगे आप लोगों को। ये अन्य देशों ने, कोरिया ने भी इसको इस्तेमाल किया था और उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए थे कि जिससे कि इसका स्वरूप बहुत, इसका फैलाव बड़ा था। तो मुझे विश्वास है कि आज की इस लकी ड्रॉ की पहल से भी व्यवस्था और बढ़ेगी, सुधरेगी। अब हम आपको कोरिया से आयातित इस आइडिया की पूरी डिटेल बताते हैं। कोरिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कारोबारी आपको बोनस पॉइंट देते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, कॉफी हाउस में खरीदारी पर आपको स्पेशल कार्ड मिलते हैं। स्पेशल कार्ड से आप बोनस पॉइंट लेकर अतिरिक्त खरीदारी कर सकते हैं। बोनस पॉइंट पर कारोबारी आपको डिस्काउंट भी देगा। जेटली ने मिसाल तो कोरिया की दी है, लेकिन कोरिया और इंडिया के सिस्टम में फर्क है। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। दिल्ली में कवलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। आपको हमने मोदी सरकार की लकी ड्रॉ योजना की पूरी डिटेल्स बता दी, लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप इस स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं। सरकार ने दोनों स्कीम्स के विजेताओं के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं, जो आइए हम आपको बताते हैं। दोनों स्कीम्स 8 नवंबर 2016 से 13 अप्रैल 2017 के बीच किए गए डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर लागू होंगी। यूपीआई, यूएसएसडी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS और रुपए कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन ही लकी ड्रॉ के लिए योग्य माने जाएंगे। प्राइवेट क्रेडिट कार्ड्स और प्राइवेट कंपनीज के ई-वॉलेट से किए गए ट्रांजैक्शन स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगे। 100 शहरों में समारोह होंगे जिनमें लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। सरकार की तरफ से डिजिधन मेला आयोजित करने का भी प्लान है, जिनमें ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करेगा। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 340 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। हमने ये तमाम फैक्ट्स आपको इसलिए बताया क्योंकि आप इस मेगा लकी ड्रॉ योजना का हिस्सा बन सकते हैं और हिस्सा बन सकें। डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी आप मालामाल हो सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि निजी कंपनियों के कार्ड्स आपको इनाम नहीं दिला पाएंगे। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन को कुचलने के नेटवर्क का अपना इरादा एक बार फिर से दोहरा दिया है। देश भर में ब्लैक मनी के धंधेबाजों की धरपकड़ जारी रही है। दिल्ली के एक मॉल से बेसमेंट में ऐसे लॉकर्स मिले हैं जिनमें बेहिसाब बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। वो कहते हैं मोदी जी थक मत जाना, रुक मत जाना, और जितना कठोर कदम उठा सकते उठाओ, लेकिन अब एक बार
रास्ता पकड़ा है तो मंजिल तक पहुंचना ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण विराम नहीं है, ये तो अभी शुरुआत है। ये जंग जीतना है और थकने का तो सवाल ही कहां उठता है, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस इरादे पर अब शक की कोई वजह नहीं बचती। काले धन के कुबेरों पर इसी इरादे के साथ देश भर में कार्रवाइयां चल रही हैं। कहीं बेसमेंट में लॉकर मिल रहे हैं, कहीं खातों में करोड़ों के काले धन का खुलासा हो रहा है। पहले दिल्ली का सूरत हाल देखिए, जहां एक मशहूर मॉल के बेसमेंट से काले धन की कई कहानियां सामने आई हैं। इस वक्त हम साकेत इलाके के रेक्टेंगल मॉल के -2 जो पार्किंग का इलाका है वहां पर मौजूद है। और ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे में पिछले 2 दिनों से 22 तारीख से लगातार इनकम टैक्स की रेड चल रही है। दरअसल उनको ये पता लगा कि यहाँ पे अलकनंदा लॉकर्स के नाम से एक पूरा इलाका यहाँ पर है, जिसमें 146 लॉकर्स हैं और इसके अलावा सेफ भी अंदर मौजूद है, जिसमें छोटी सेफ से लेकर बड़ी सेफ भी यहाँ मौजूद है। और इनका किराया जो है 1 साल का 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक भी यहाँ पर लोग किराया चुका रहे हैं। ये दिल्ली के पॉश इलाके साकेत के रेक्टेंगल मॉल का बेसमेंट है। यहाँ के बेसमेंट 2 में बने खजाने में 146 लॉकर्स मिले और करीब 200 सेफ। इसका अंदाजा आयकर विभाग को भी नहीं था। दरअसल एक्सिस बैंक और सराफा कारोबारियों के छापेमारी में आयकर विभाग को इस अलकनंदा लॉकर्स का पता चला। लॉकर्स और सेफ का औसतन किराया 15 लाख सालाना से भी ज्यादा है। इस बेसमेंट के लॉकरों का रहस्य पता करने में आयकर विभाग को खासी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लॉकर्स और सेफ बेमानी हैं। इन पर दर्ज पते भी फर्जी हैं। हाँ, आयकर विभाग को कुछ पते जरूर मिले हैं जो दिल्ली के कई धन्ना सेठों के गले की फांस बन सकते हैं। काले धन के कुबेरों के नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 कारों से 15,68,000 की नई करेंसी जब्त की, जिसमें 12,50,000 2-2 हजार रुपए के नोट हैं। नई रकम के बारे में जानकारी मिली थी कि भारी मात्रा में 2 गाड़ियां हैं, उनमें नई रकम मिल सकती है। तो उस सूचना पे हमने उन गाड़ियों को चेक किया तो उनमें से जो नई करेंसी बरामद हुई है वो 15,68,500 रुपये है। और ये सारी करेंसी और ये दोनों जो आदमी संदिग्ध करेंसी के साथ पाए गए हैं और ये गाड़ियां, तो SHO साहब को सौंप के आगे की कार्रवाई के लिए इनको बोल दिया। देश भर में छापामारी और धरपकड़ जारी है। हैदराबाद में कमीशन पर पुराने नोटों की अदला बदली वाला गैंग पकड़ा गया। भारी मात्रा में नई करेंसी भी बरामद की गई। नवी मुंबई के पनवेल से 35 लाख के नए नोट पकड़े गए। गिरफ्तार हुए 2 लोगों के पास से 2 किलो सोना भी बरामद हुआ। कर्नाटक के कुन्नूर में 2 लोगों के पास से 51,80,000 के 2,000 के नोट पकड़े गए। आरोपी बेंगलुरु से बस में सवार होकर कन्नूर जा रहे थे। सूरत में आयकर विभाग ने 2 ज्वेलरी शॉप पर छापा मारकर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। खबर है कि दोनों ज्वेलर्स के खातों में फर्जी खाते के जरिए 25 करोड़ की रकम जमा की गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कह दिया है कि काले धन पर चोट का सिलसिला जारी रहेगा, सरकार कदम वापस नहीं लेगी। इसके लंबे अरसे में जो आर्थिक परिणाम होंगे एक ऐसे देश के लिए कि जिसकी जो शैडो इकोनॉमी थी या पैरेलल इकोनॉमी थी, जिस एक अर्थव्यवस्था का कोई गणित नहीं था, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जिस पे कोई टैक्सेशन नहीं था, आज वो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का अंग बन जाती है। तो नया साल काले धन के कारोबारियों के लिए हैप्पी नहीं बल्कि हाहाकार पैदा करने वाला साबित हो सकता है। और इसके लिए मोदी सरकार के उस फैसले को श्रेय मिलना चाहिए जिसे हम नोटबंदी कहते हैं। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। ठंड है प्रचंड। जहां आधे हिंदुस्तान में सर्दी ने अपना सितम दिखाना और कहर बरपाना शुरू कर दिया है, पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और रही सही कसर बेहिसाब कोहरा पूरी कर रहा है। मौसम की इस मार को ही हम कह रहे हैं खबरदार, ठंड है प्रचंड।
यहाँ देखो कोहरा लगा हुआ है डल में। अचानक की बारिश, ठंड, तेज हवा, घूमना फिरना सब बंद। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की चादर। शुरू हुआ सर्द हवाओं का सितम। ठंड लग गई, भैया ने आग जला रखे थे, बतापने लग गया। कहीं शीतलहर ने किया जीना दुश्वार। कहीं कोहरे के आगे पस्त पड़ा सूरज। कहीं जम गया बहता हुआ पानी। कहीं बर्फबारी में हो रही है मस्ती। यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, गाड़ी के ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है सारी तरफ। कहीं मौसम के मिजाज ने बढ़ा दी है मुश्किलें। आ गई हाड़ कपा देने वाली सर्दी। ये सर्दी सब कुछ जमा देगी। दिल्ली एनसीआर में नहीं दिखा सूरज। जमीन से आसमान तक मौसम ने लगा दिया ब्रेक। जम्मू, हिमाचल, पंजाब और उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर। खबरदार, ठंड है प्रचंड। ये दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। हर साल दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, मगर इस बार पूरे 24 दिन तक ये ठंड नदारद रही और एकाएक अचानक मौसम ने ऐसा रुख बदला कि आज का दिन सबसे ठंडे दिनों में शुमार हो गया। पारा 8 डिग्री तक लुढ़क गया। आप भी देखिए दिल्ली समेत उत्तर भारत में कैसे बरपा है सर्दी का सितम। दिल्ली की सर्दी यूं ही बदनाम नहीं है। दिल्ली में मौसम का मिजाज अपने शबाब पर आ चुका है। न्यूनतम पारा 9 डिग्री तक पहुंच गया है। शरीर को रोम रोम गलाने वाली ठंड ने अटैक कर दिया है। सर्द हवाएं अब अपने असली रूप में आ गई है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा पड़ा है। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कोहरा जो एक बार फिर से वापसी करेगा और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की, जो पूरी तरीके से इस वक्त कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। 2 दिनों में यानी शनिवार रविवार में ही तकरीबन 80 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो इस कोहरे के चलते देरी से चली हैं दिल्ली में। आलम यह है कि जहां भी आग दिखती है 4 हाथ उसे ताप लेना चाहते हैं, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली इस सर्दी में ये आग ही लोगों। रविवार के दिन लोग अमूमन इंडिया गेट पर मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसी कड़ाके की सर्दी में लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे ठंड से बचते हुए नजर आए। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब के सब इस शीत लहर से खुद को बचाने में ही लगे हुए थे। इंडिया गेट पर रौनक भी ठंडी थी, क्योंकि मौसम के सितम ने सबको परेशान कर रखा है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। ठंड का एहसास काफी बढ़ गया और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहाँ पर आज छुट्टी का दिन है। लोग घूमने के लिए अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं और हम ऐसे ही एक परिवार से बातचीत करेंगे जो इस ठंड के बीच में फिलहाल चाय से इस ठंड को दूर भगाने की कोशिश कर रहा है। पिछले के मुकाबले यार ठंड थोड़ा ज़्यादा है और अच्छा लग रहा है। चाय पीने में भी मज़ा आ रहा है और फैमिली के साथ है तो जो मज़ा है वो 2 गुना 4 गुना हो गया है। शीतलहर के साथ कोहरे ने भी लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। तो 2016 खत्म होते होते आखिर ठंड ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे ही दी। आज दिल्ली में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही, पारा 9 डिग्री तक जा पहुंचा, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हुई। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो उसमें भी बहुत दिक्कत है। दिल्ली में फॉग ही फॉग नज़र आया। हमारे पीछे 2 से 4 बिल्डिंग्स है, मगर आप देखेंगे जितनी आप थोड़ी सी दूर अगर जाएंगे तो आपको विजिबिलिटी 0 दिखाई देगी। सर्द हवाओं का सितम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त है। देखिए, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और बारिश ने पड़ोसी राज्यों
पंजाब और हरियाणा में भी सितम ढाया है। राजधानी चंडीगढ़ में मौसम यूं बरसा कि कांपते ठिठुरते लोग घरों में कैद हो गए। चंडीगढ़ में कल शाम हुई बारिश ने कपकपी बढ़ा दी है। पहाड़ों की बर्फबारी ने उत्तर भारत में बारिश और शीतलहर का रूप धर लिया है, जिसकी तस्वीरें चंडीगढ़ में दिखी। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में कल बारिश हुई और आसमान पर जिस तरह काले बादल छाए हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं कि अगले कुछ दिन तक यहां मौसम सुधरेगा। पंजाब हरियाणा में बारिश हुई तो यूपी में भी सूरज का नामो निशान नहीं मिल रहा। ये तस्वीरें फतेहपुर की हैं। सड़क पर वाहन तक चलना मुश्किल है। विजिबिलिटी कितनी कम है वो तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आलम यह है कि दिन के उजाले में भी वाहनों की लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है। कोहरे के साथ शीतलहर ने लोगों के चेहरे पर शिकन ला दिया है। आज हम काम करने जा रहे हैं, बीच में ही रुक के हमें तपना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा आज। जयपुर जा रहा था और बहुत ही घना कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। इसकी वजह से मैंने यहाँ करीब 1.5 घंटे से गाड़ी रोक रखी है कि जब सर्दी ये कोहरा कम होगा उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। इलाहाबाद में घने कोहरे ने सुबह से लोगों को परेशान कर दिया है। इस घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। पूरे उत्तर भारत में मौसम का ये तेवर देख सूरज चाचू भी नजर नहीं आ रहे। आसमान पर सिर्फ धुंध ही धुंध नजर आती है। मौसम विभाग की माने तो नए साल का स्वागत भी यही कपाने वाली ठंड और कोहरा करेगा। यानी अगले हफ्ते भर तक शीतलहर और कोहरे से पीछा नहीं छूटने वाला। दिल्ली से शुभम गुप्ता और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली और उत्तर भारत में सर्दी का सितम है तो शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी ने लोगों और खास तौर से पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी। कुदरत ने हिमाचल प्रदेश घूमने गए पर्यटकों को बर्फबारी का शानदार तोहफा दिया है। शिमला में बिछ गई बर्फ की चादर। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुई पहली बर्फबारी। बर्फबारी देख खिल गए पर्यटकों के चेहरे। ये तस्वीरें शिमला के माल रोड और उसके आसपास के इलाके की हैं। पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीजन के पहले स्नोफॉल का मजा लेकर ये लोग कितने खुश हैं। कोई सोनीपत से आया है तो कोई दिल्ली से, कोई यहाँ पहली बार आया है तो कोई कई बार आ चुका है। लेकिन ऐसी बर्फबारी यहाँ लोगों ने काफी समय बाद देखी है। से रोक नहीं पाए। आखिर जिस स्नोफॉल की उम्मीद में लोग इतनी दूर क्रिसमस के मौके पर शिमला आए थे वो सफल जो हुआ। शिमला के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुफरी और डलहौजी समेत कई दूसरे पर्यटक स्थलों पर भी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम विद किड्स, बहुत एंजॉय किया हमने। पहला स्नोफॉल है क्रिसमस के डे में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, पूरा पैसा वसूल है हम लोगों का। बहुत ही ठंडा हो रहा है, यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, गाड़ी के ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है सारी तरफ। बहुत ही मजा आ गया, आने का मकसद हल हो गया। कुफरी में तो सड़कों पर 2 इंच मोटी बर्फ की चादर जमी देखी गई, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने में लोगों को मुश्किल आई। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों के साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है। कोलकाता से शिमला घूमने आए राजेश घोष वापस कोलकाता लौट रहे थे, लेकिन बर्फबारी हुई तो अब कुछ दिन और रुकने का प्लान बना लिया।
शिमला आके हम लोग साथ बहुत फिर सीरीज खुपरी में आके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आकर जितना खर्चा किया वो हम लोगों को उठ गया है। हम लोग का लग रहा है ये स्नोफॉल देख के हम लोग सर्क में आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी कुचबिहार से आए हैं और हम राजेश घोष है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से मिल के सकत होकर यहाँ पर जो लोग इंजॉय कर रहे हैं वो देख के भी अच्छा लग रहा है। पहाड़ों की रानी शिमला में इस बार भी नए साल का स्वागत बर्फबारी से होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले साल 1991 में 25 दिसंबर को बर्फबारी हुई थी। 2011 के बाद से शिमला में नववर्ष के जश्न के बीच बर्फबारी नहीं हुई है। शिमला सिटी में भी स्नोफॉल हुआ है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया और जो शिमला के साथ ही जो इलाका लगता है कुफरी का इलाका है, वहाँ पे 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। तापमान में भी काफी गिरावट आई। शिमला में इस बर्फबारी का लोगों को शिद्दत से इंतजार था। अब जब इंतजार पूरा हुआ है तो पर्यटक भांगड़ा कर रहे हैं। शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू और उत्तराखंड में भी ठंड ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, मगर मौसम की सबसे खतरनाक मार पड़ी है धरती की जन्नत यानी कश्मीर में। कश्मीर में सबसे सर्द दर्द यानी चिलाई कलान की शुरुआत हो गई है और इस बार शुरुआत से ही ये ठंड पारे को 0 से भी नीचे ले आई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है तो मैदानी इलाकों में हो रही बरसात ने देवभूमि में ठिठुरन बढ़ा दी है। देखिए ये तस्वीरें बाबा केदारनाथ धाम की हैं। केदारनाथ में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसी ही तस्वीरें रुद्रप्रयाग से भी आई हैं। देखिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुई इस बारिश ने ठंड तो बढ़ा दी है, मगर इस बारिश ने किसानों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला दी है। ठंडियों के मौसम की जो पहली बारिश है दिसंबर माह की, इस बारिश ने उत्तराखंड राज्य के छोटे काश्तकारों को और राज्य की जनता के अंदर उमंग और उल्लास भर दिया है। इस बारिश से किसानों को फायदा होने वाला है, यात्री और पर्यटकों को फायदा होने वाला है। उत्तरकाशी से भी सर्दी के सितम की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए पहाड़ों के पीछे से उठ रही ये बर्फीली हवाएं हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री की पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्रीनगर की तस्वीरें देख लीजिए। श्रीनगर की डल झील का पानी ठंडा पड़ रहा है। हमेशा की तरह डल लेक कभी भी बर्फ में बदल सकती है। फिलहाल झील का पानी जमा नहीं है, मगर कश्मीर के कई इलाकों को बर्फ ने अपने आगोश में ले लिया है। कश्मीर के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया है और लोग लाबादा ओढ़े थर थर कांप रहे हैं। कश्मीर के कड़ाके की ठंड का मौसम चिलाई कलान शुरू हो चुका है। 40 दिन के इन सबसे सर्द दिनों का अभी 5वां दिन ही है, लेकिन सर्दी लोगों का खून जमाने लगी है। श्रीनगर में तो पारा -3.2 तक जा पहुंचा है। अगर बर्फ पड़ेगा तो दिन में तो थोड़ा फर्क पड़ता है। जब बारिश नहीं गिरा, बर्फ नहीं गिरा तो इस वक्त तो ठंड तो ज्यादा बढ़ रही है। लोग बेचारे मर रहे हैं अंदर, न काम है न कुछ है। शिकारे वाले बैठे हैं, आम लोग बैठे हैं, ऑटो वाले बैठे हैं, गाड़ी वाले बैठे हैं। चिलाई कलान के मौसम में यूं भी श्रीनगर में इतनी बर्फ गिरने लगती है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार तो शुरुआत में ठंड ने लोगों को घरों में दुबका दिया है। कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार ठंड का प्रकोप बना हुआ है। दरअसल अगर बीती रात की बात करें तो तापमान कश्मीर के अधिकतर इलाकों में 0 से नीचे ही था। श्रीनगर में जबकि रात के तापमान में कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो तापमान है वो माइनस में जा रहा है। खासतौर से लद्दाख और करगिल क्षेत्रों में भी तापमान 0 से 10 से 12 डिग्री तक कम है। श्रीनगर से और ऊपर बढ़ने पर लेह लद्दाख में तो पारा -12 तक पहुंच गया है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक इस बेरहम सर्दी से राहत मिलना नामुमकिन है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। हम आपको देश भर में ठंड का सितम दिखा रहे हैं। देश के आधे हिस्से में ठंड का प्रकोप है। शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आप भी देखिए प्रचंड ठंड के साइड इफेक्ट्स।
क्रिसमस की सुबह जब दिल्ली वाले जागे तो घने कोहरे ने उनका स्वागत किया। कोहरे से सूरज पूरा दिन ढका ही रहा। तापमान लुढ़क कर 9 डिग्री तक जा पहुंचा। इसका सबसे ज्यादा खराब असर रेल पर पड़ा। करीब करीब हर ट्रेन तय वक्त से लेट चल रही है। ठंड आज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा थी तो रेलों का इंतजार कर रहे यात्रियों के सब्र का इम्तिहान कुछ और मुश्किल हो गया। दिल्ली से आने और जाने वाली दर्जनों ट्रेनें कोहरे के आगे बेबस हैं। मजबूरन हजारों मुसाफिर इस कंपकपाती सर्दी में प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं। टाइम पर है? नहीं, टाइम पे नहीं है। कितने बजे आना था? आना था उनको 5:30 बजे। अभी टाइम पे नहीं, हुई रास्ते में है। कितने घंटे लेट है? ये तो अभी बता रहे हैं 7 घंटे लेट है। सुबह 6 बजे ही मैं आगे बैठा हुआ हूँ। यहाँ आने पे पता चला 11:30 बजे आएगी, फिर अभी डेट बढ़ा, टाइम बढ़ गई। जमीन पर रफ्तार को ब्रेक लगा है तो आसमान भला अपने कोहरे से कैसे बच सकता है। दिल्ली में दर्जनों फ्लाइटें भी लेट चल रही हैं। दिल्ली आने वाली 30 ट्रेन लेट है तो 6 ट्रेनों का वक्त बदल गया है। 8 अंतर्राष्ट्रीय और 7 घरेलू फ्लाइट्स देरी से हैं। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों की बर्फबारी से दिल्ली में ठंड अभी और बढ़ सकती है। साथ ही शीतलहर और कोहरे में भी इजाफा हो सकता है। दिल्ली में जो विजिबिलिटी है वो डाउन हो गई है दिन में, और धूप भी उस तरह से निकल रही है। वैसे फॉग सुबह में जो पूरा बेल्ट है हमारा इंडो गांजेटिक बेल्ट, वहाँ कई जगह में डेंस कोहरा था, परंतु सुबह के बाद देर दिन में जो हम 10-11 बजे के बाद तो वो एडवेक्शन टाइप का फॉग दिल्ली की तरफ भी अप्रोच किया, जिसके कारण दिल्ली में विजिबिलिटी रिड्यूस हुई है। तो ठंड और कोहरा आने वाले दिनों में दिल्ली वालों की परेशानियां और बढ़ाने वाले हैं। दूर सिर्फ आपको लाइट दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 3 से 4 बिल्डिंग है, जिसके कारण इस विजिबिलिटी खो जाने के कारण भी लोगों को गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड जो है पिछले आगे आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी। फिलहाल दिल्ली वालों के पास सिर्फ इंतजार करने का ही विकल्प है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। पंकज जैन के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही।